नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हमारा दूसरा दिवस है, यानी कि 2025 के आज हम दूसरे दिवस पर जो है आज हम लोग आ चुके हैं। और आज बेसिकली जैसा कि हमने करंट अफेयर्स की क्लास में भी कहा था कि 2025 दरअसल आपकी सफलताओं का होना चाहिए और जो है उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कि ये जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ चीजें संभव नहीं है। और इसी के क्रम में आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे। और अभी हाल ही में आप लोगों ने 2025 के लिए तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने अभी 2024 का प्री का एग्जाम पीसीएस का दिया होगा और वहां पर आप लोगों को बदलते पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिले। एक बार मैं सबसे महत्वपूर्ण यहां पर कह दे रहा हूं कि बेसिकली कई लोग कहते हैं कि सर जो है पेपर टफ था। पेपर दरअसल टफ नहीं था, पेपर ट्रिकी था और पेपर क्या था, लेंदी था। इसलिए पेपर क्या हुआ, आपको बहुत कठिन लगा, बदलते हुए पैटर्न पर लगा। बदला हुआ पैटर्न था इसीलिए हल्का सा आपको कठिन लगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि पेपर आपको बहुत हार्ड लगे, बहुत टफ लगे। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर आपने चीजों को पढ़ा होगा, अगर आपने डिटेल्स में चीजों को पढ़ा होगा और करंट अफेयर्स की अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, वहां पर जो जो मैंने समझाता रहता था, अगर आपने उन बातों पर फोकस किया होगा, उन सारे बिंदुओं पर, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं हो पाए होंगे या जीएस के आप नहीं कर पाए होंगे। निश्चित तौर पर आप जो है क्वेश्चंस को कर ले गए होंगे। तो अभी हालांकि कई लोगों के मन में शंका है बेसिकली कि सर अब हम कैसे करें तैयारी, अपनी पैटर्न चेंज हो रहा है पीसीएस का। अभी विगत 2-3 वर्षों की अगर आप जो है सिलेबस को उठा के देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आयोग जो है अपने पेपर पैटर्न में कर रहा है। तो उसी के अनुरूप हमें कैसे तैयारी करनी है, इन्हीं बिंदु पर अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे बेसिकली। तो आप लोग आज जो है बने रहिएगा, ये वीडियो बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बदलते पैटर्न पर कैसे करें तैयारी। और एक क्वेश्चन कई और आ रहा है आपके बीच में कि जो आपका ये आरओ का एग्जाम डेट है प्री का, ठीक है, ये कब होगा, इस पर भी थोड़ा सा आज हम लोग फोकस कर लेंगे क्योंकि कई सारी क्वेरी आ रही थी। और इस पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो आरओ की स्ट्रैटेजी वीडियो पर एक जो है दिवाकर सर के द्वारा या मेरे द्वारा एक स्ट्रैटेजी वीडियो आरओ के लिए भी अलग से लाया जाएगा, ठीक है। या अगर आपको कोई मुझसे बात करनी है आरओ को लेकर के, दिवाकर सर से या मुझसे, जिससे भी अगर आपको बात करनी है तो आप लोग चाहें तो डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। इसके लिए डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां उसको ज्वाइन कर लीजिए, कि वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी मेरा मेंशन है, या फिर संस्थान के नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके भी वहां से आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, ठीक है। पीसीएस को लेकर के खासकर, यूपीएससी को लेकर खासकर, ठीक है। तो आज हम लोग एक एक करके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई कार्य करने जाते हो तो कार्य करने से पहले आपके पास उन संसाधन का होना बहुत जरूरी होता है जिन संसाधनों के फलस्वरूप आप उन कार्यों को क्रियान्वित करते हो। तो अगर आपको परीक्षा को क्लियर करना है, अगर आपको लगता है कि 2025 की परीक्षा मुझे अच्छे से देनी है और उसको क्रय करना है, तो उसके लिए जो महत्वपूर्ण संसाधन, जो महत्वपूर्ण वेपन्स जो होने चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। एक रणनीति होनी चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए। जब तक मैनेजमेंट, रणनीति और एक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक आप एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। ना सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम को बल्कि यूपीएससी के एग्जाम को भी आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोनों बड़े स्तर के एग्जाम है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम कहे जाते हैं, कि सेंट्रल का है कि स्टेट का है, और इसके लिए खास रणनीति और खास जो है तरीके का इस्तेमाल करना होता है। तो आज हम लोग इन्हीं बिंदु पर बेसिकली चर्चा करेंगे कि दरअसल जो पैटर्न बदल रहा है पीसीएस का, उस आधार पर हम अपने आप को किस तरीके से सेटल करें। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी हो जाता है, जो यहां पर मेन पॉइंट रखा है, कि आप लोग क्या करें, सिलेबस को भली भांति से समझने का प्रयास करें। सिलेबस को समझने का मतलब क्या है कि आपके पास 3 स्तर होते हैं आपके सामने। एक पीसीएस का प्री होता है, दूसरा क्या होता है मेंस होता है, और तीसरा क्या होता है आपका इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी के इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है। ये 3 स्तर होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको इन तीनों स्तरों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि प्री का सिलेबस क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मेंस का सिलेबस क्या होता है डिटेल्स में यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। मेरे पास कई सारी कॉल्स आती हैं, वो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, लंबे समय से कर रहे होते हैं। मेरा उनसे बस एक ही प्रश्न होता है कि क्या आपको मुख्य परीक्षा का सिलेबस पता है या नहीं पता है। वो कहते हैं हाँ जी, कोई कहता है नहीं पता है, कोई कहता है हाँ पता है। अगर कोई कहता है कि नहीं पता है तब तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो मैं पूछता हूं उनसे कि बताओ पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, लाइन टू लाइन बताइए। पेपर सेकंड का क्या है, या पेपर सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में कौन कौन से विषय शामिल थे, उन विषयों के बारे में बताइए। अधिकतर लड़के और लड़कियां मुझे मिलते हैं जो सिलेबस की जानकारी नहीं रखते हैं। और मजेदार बात यह है
कि वो एक लंबे समय से प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, लंबा समय जो है, एक लंबा टाइम, लॉन्ग टाइम उनका जो है प्री की तैयारी में लग चुका होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा समय, ऊर्जा दोनों वो प्री परीक्षा पे जो क्या करते हैं, लगा देते हैं, और मेंस का उन्हें सिलेबस तक जो है क्या होता है पता नहीं होता है। ये अगर आप ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो ये मानिएगा भैया कि आप फिर जो है पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि फिर आप जो है बहुत गलत राह पर हैं, या कोई आपको गलत व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, मेंटोर कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह तरीका नहीं है। आगे अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को करना है, कहां से प्रश्नों को हमें तैयार करना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो तरीका है, अगर आप उस तरीके को ही अगर आप जो है नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक डिब्बा कोई है, ठीक है, ये कोई डिब्बा है, डिब्बे के ऊपर क्या है, ढक्कन लगा हुआ है। अब ढक्कन कैसे खुलेगा, ऐसे करके खुलेगा, कुछ इस तरीके से खुलेगा, और आप इस तरफ खोलने के बजाय आप उसको इस तरीके से खोल रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, क्या डिब्बा खुलेगा? नहीं खुलेगा भाई साहब। आप प्रयास ही उल्टे तरीके से कर रहे हो। आप अक्सर क्या करते हो, आप बेसिकली पहले इसकी तैयारी करते हो, प्री की तैयारी करते हो, फिर जब ये निकल जाएगा तब इस पे जाओगे, फिर जाके ये होगा। यह नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, जो पहला पॉइंट है। अभी तो हम इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस, जो कि आपको पता नहीं होता है, आप प्री के सिलेबस को देखें, मेंस के सिलेबस को देखें, दोनों सिलेबस को, प्री प्लस मेंस को अपने जो है प्रिंट आउट कर लें ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, और उसको प्रिंट आउट करके एक कॉपी अपने जो है अपने टेबल पर रखने, चिपका लें, और एक अपने जो है फोन वगैरह में रखें, ताकि आपको ध्यान रहे, और सिलेबस को रटने का प्रयास करें कि दरअसल प्री परीक्षा में कौन कौन से विषय सम्मिलित है, और इसके अलावा मुख्य परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से प्रश्न पत्र शामिल होते हैं, और इसके अलावा उन अलग अलग प्रश्न पत्रों में दरअसल कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, और उन विषयों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित होते हैं। यह जानकारी बेसिकली आपको जो है होनी चाहिए, तब जाकर के आपका काम बनेगा। नहीं तो क्या होगा, प्रश्न बनते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पूछता रहेगा आयोग, और आप कहोगे सर जी कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस ही नहीं पता है तो प्रश्न कहां से बन रहे हैं आपको यही नहीं पता होगा। दरअसल पैटर्न और सिलेबस दोनों आपके सिलेबस का ही होता है, ऐसा नहीं कुछ अलग से आता है। लेकिन चूंकि आपको सिलेबस की जानकारी ही नहीं होती है, आप जो है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल खाली प्री की तैयारी करते हो, और इसी में आप धोखे में हो जाते हो, और इसी में जो है आपका पूरा का पूरा क्रम क्या होता है, बदल जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, आपने सिलेबस को देख लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया कि भाई क्या क्या सिलेबस है, मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या कुछ होता है। ठीक है, इसके अलावा विगत 2 से 3 साल के प्रश्न पत्रों को देखें। इसमें आपका प्री का प्रश्न पत्र भी शामिल होगा, और इसमें आपका मेंस का प्रश्न पत्र भी क्या होगा, आपका शामिल होगा। ध्यान रखिएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के प्रश्न पत्र बेसिकली इसमें शामिल होंगे। अगर आप खाली प्री के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा, अगर आप केवल मेंस के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो भी आपको काम नहीं चलने वाला है। प्री प्लस मेंस दोनों के प्रश्न पत्रों को भली भांति से देखें और समझें कि दरअसल प्री में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और मुख्य परीक्षा में बेसिकली प्रश्न आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये दोनों चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, ये एक दर्पण है। प्री का पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इट्स लाइक ए मिरर, इट्स लाइक ए दर्पण, जो आपको आपकी हकीकत से रूबरू कराए कि भैया ये देखो इस प्रकार के प्रश्न पैटर्न हैं, इस आधार पर आपको अपने जो है किताबों को पढ़ना है, इस प्रकार से अपने टॉपिक्स को आपको क्या करना है, रेडी करना है। तो ये बात आपको बेसिकली पीवाईक्यूज से देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिलेबस को देखने के बाद आपके पास प्री परीक्षा की पीवाईक्यूज और मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज जो है आपके पास सवाल पेपर बेसिकली क्या होना चाहिए यूथ पब्लिकेशन से लेकर अलग अलग पब्लिकेशन आते हैं, जो भी आपको उचित लगता है आप उसको लेके आइए और इस बार उसको थ्रोली पढ़ जाइए। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि हमें क्या करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दूसरा दिवस है नए साल का, समय निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, यकीन मानिएगा कि बहुत सारी भ्रांतियां जो आज आपके दिमाग में होंगी भाई साहब दूर हो जाएंगी। लेकिन ये वीडियो आपको 1 घंटा निकाल करके आपको देखना पड़ेगा, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है ये हमारा, लेकिन इसको देखने का प्रयास आप लोग प्लीज जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं हम्बली आपसे कह रहा हूं, प्लीज देखा करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, देखिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो दूसरे पे आते हैं हम लोग। अब बेसिकली ये हो गया कि भाई ठीक है, हमने सर क्या कहते हैं सिलेबस हमने देख लिया है, हमने सिलेबस की हमें जानकारी हो गई है और कि सिलेबस में क्या क्या आता है, और हमने जो है पीवाईक्यूज को भी देख लिया है। अब हम सर क्या करें? अब जो दूसरा क्रम आता है, अब ये आता है कि अब आपको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पहले क्या होता है, प्री होता है, देन आपका मेंस होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है।
आप क्या करते हो, पहले आप इसकी तैयारी करते हो, इसकी आप कोचिंग करते हो, अलग अलग कोचिंग संस्थान वाले खाली प्री की तैयारी भी करवाते हैं, आप उन्हीं के गच्चे में पड़ जाते हो, उन्हीं के चक्कर में पड़ जाते हो और प्री ज्वाइन कर लेते हो बैच। सस्ता भी होता है प्री का बैच, बेसिकली सस्ता भी होता है। आपके दिमाग में भी होता है यार मेंस इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, प्री ही चलो ज्वाइन कर लेते हैं भैया, जब प्री हमारा हो ही जाएगा तब जाके हम मेंस तैयारी करेंगे। इतने बड़े बेवकूफ आप बन जाते हो, मतलब इतनी बड़ी भ्रम की यह स्थिति है ना, कि मैं इसको क्या बताऊं। मैं यह भ्रम की स्थिति आपको एक लंबे समय तक रहती है, जब तक कि आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिलता है। आप एक लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करते हो। यहां इसकी तैयारी करना तो छोड़ दो, जैसा कि अभी हमने बताया कि मेंस का आपको सिलेबस तक नहीं पता होता है भाई साहब। एक दिन तो एक स्टूडेंट से मेरी लंबी बहस हो गई इसी बात पर के, मैंने कहा तुम क्या करते हो, तो उसने कहा कि सर मैं प्री की तैयारी करता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम निकाल लोगे प्री के बाद मेंस? बोले हाँ सर मैं निकाल लूंगा मेंस। मैंने कहा अच्छा तुमको सब कुछ पता है? बोले हाँ सर मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा अच्छा तो एक बात तुम बताओ, क्या तुमको मेंस के पेपर फर्स्ट का सिलेबस पता है? बोला सर हाँ पता है। मैंने कहा चलो बताओ फिर क्या होता है सिलेबस। बताने लगा तो भैया पेपर फर्स्ट में सेकंड पेपर को ले आया, सेकंड पेपर में थर्ड पेपर को ले आया। तो मैंने कहा क्या तुम्हें यही सिलेबस पता है? मैंने थोड़ा सा उससे मैं परेशान हुआ। मैंने कहा यार ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि मैं निकाल लूंगा? भाई नहीं सर मेरी लिखने की बड़ी अच्छी शैली सर, मैंने तो ग्रेजुएशन में टॉप किया है सर। मैंने कहा फलाना है ढिमका है। मैंने कहा मैं भी एमएससी का टॉपर रहा हूं, एमएससी का। मैंने कहा मैं भी एमएससी का टॉपर रहा हूं अपनी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ये टॉपर होना और लिखना नॉट जो है इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ये तरीका गलत है आपका, पहले आपको दरअसल मेंस करना चाहिए। वो जिद पे आ गया कि सर मैं 3 महीने के अंदर सर मैं पूरा मेंस तैयार कर लूंगा, मतलब 21-22 सब्जेक्ट होते हैं। उसने कहा सर मैं सब तैयार कर लूंगा और लिखाऊंगा। यह जो भ्रम की स्थिति है या जो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आपका, ये नहीं होना चाहिए। प्री के साथ में आपको मेंस को लेकर चलना होता है, यानी कि मेंस के साथ में आपको प्री को लेकर चलना होता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। यह बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, अच्छे तरीके से सुन लीजिए, नहीं तो आप जो है बहुत बड़े एक जो है डिलेमा में रहेंगे और आपकी जो है दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें या दोनों के साथ में तैयारी करें, ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत रहता है। और इसी को मैं आज आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, क्योंकि आप जो पैटर्न बदल रहा है ना भाई, उस बदलते पैटर्न पर आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? पेपर कोई पैटर्न कोई ऐसा नहीं बदला कि बदल गया, बहुत ज्यादा बदल गया। आपने अपने पढ़ने के तरीके को नहीं बदला है, इसीलिए पैटर्न आपको बदला लगा। जो पुराने अभ्यर्थी रहे होंगे पीसीएस के, जो लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए पेपर कठिन नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें पता है, वो ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर चुके हैं, वो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो ऑलरेडी उनको सब पता है कि कैसे क्या होगा। आप क्या कर रहे थे इतने लंबे समय से? आप खाली प्री प्री प्री, जय जिंदाबाद जिंदाबाद, प्री प्री, कोचिंग वाले रटाए जा रहे हैं प्री, अरे ये रट्टो वो रट्टो फलाना ढिमका। भाई साहब बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है आपकी। मैं फिर से कह रहा हूं, प्री अलग से नहीं पढ़ा जाता है, मेंस अलग से नहीं पढ़ाता है, दोनों की इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, दोनों के साथ में तैयारी होती है। कैसे होती है अभी हम इस पर आपको चर्चा करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आपको आइडिया मैं अभी दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको करना है, कैसे होता है तैयारी। आप कहेंगे सर प्री प्लस मेंस कैसे होता है? इसको थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने का मैं प्रयास आपको करता हूं। आई थिंक कि आपको चीजें समझ में आएंगी थोड़ा सा। आज देखो, इधर मैं लिख रहा हूं आपको प्री का सब्जेक्ट, ठीक है। इधर प्री का सब्जेक्ट आपका, अरे भाई साहब राइटिंग खराब बनती है मेरी, सुंदर सुंदर लिखते हैं नहीं, मेरी राइटिंग इंटरनेट पर बहुत अच्छी बनती है, सही बता रहा हूं मैं। व्हाट्सएप पर लिखता हूं टाइप बहुत सुंदर, बाय गॉड। देखो ये हो गया ना प्री, और ये हो गया आपका मेंस, ठीक है। मेंस प्री में बेसिकली क्या होता है आपका? पॉलिटी होता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आपके पास जियोग्राफी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। और भी छोटे छोटे टॉपिक और होते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। जब आप मेंस में भाई साहब जाओगे, ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप मेंस में जाओगे तो जीएस पेपर जो फर्स्ट आपका होगा, जीएस पेपर फर्स्ट होगा, उसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा? जीएस पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना रहेगा? उसमें आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली आपको भैया ये हिस्ट्री, इसके अलावा जियोग्राफी, और एक जो है टॉपिक इंडियन सोसाइटी का आएगा जो केवल मेंस में होता है, वो छोड़ दो उसको, ठीक है। जब आप पेपर सेकंड में आओगे, जीएस सेकंड में आओगे आप मुख्य परीक्षा के, तो वहां पर आपको मोटे मोटे तौर पर क्या पढ़ना रहेगा? पॉलिटी अच्छे से। जब आप जीएस थर्ड पे आओगे, अच्छा इसमें साइंस भी ऐड कर लीजिए, साइंस SSCINC, ठीक है, साइंस। जब आप जीएस थर्ड में आओगे तो वहां पर आपको पढ़ना रहेगा इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये पढ़ना रहेगा।
और सभी में करंट अफेयर्स भी रहेगा। जब आप जीएस पेपर 4 में आओगे तो जीएस 4 क्या है, बेसिकली आपका इथिक्स का है, तो ये खाली अलग हो जाता है। जीएस पेपर 5 मेंस में और जीएस पेपर 6 जो आएगा ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपका यूपी स्पेशल का, और यूपी स्पेशल भी आपको यहां पर पढ़ना होता है प्री में, यूपी स्पेशल भी, तो यूपी स्पेशल भी आपका यहां पर बेसिकली क्या हो गया, आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारे विषय आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी के सभी विषय बेसिकली आपके मुख्य परीक्षा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो अगर ये सभी विषय प्री के आपके मुख्य परीक्षा में शामिल हैं तो क्यों ना आप जो कि यहां पर खाली घटना चक्र आप रखते हो, खाली ऑब्जेक्टिव रखते हो, क्यों ना इन्हीं सभी विषयों के टॉपिक को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में मेंस में पढ़ा जाए और उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली जाए, लिख करके उसको देख लिया जाए। तो फिर अगर आपने मुख्य परीक्षा में अगर आपने पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, साइंस एंड टेक को अच्छी से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके फैक्ट को निकाल लिया आपने, उसको लिख करके देख लिया, तो क्या आपकी तैयारी प्री की नहीं हो जाएगी? क्या हो जाएगी भाई साहब, बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहां पर आपका प्री तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर आप 1857 क्रांति अगर मेंस में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो 1857 क्रांति जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे मेंस में कि बताओ इसके प्रमुख कारण क्या थे 1857 क्रांति के शुरू होने के, क्या इसका प्रभाव रहा है, क्या इसने यह स्वतंत्रता संग्राम का के लिए क्या कहते हैं प्रथम एक तरीके से बीज था, प्रथम क्या कहते हैं क्रांति थी अपने आप में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछेगा। 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, यह भी प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछेगा। और अगर यही टॉपिक से प्रश्न अगर आपके प्री पूछेगा तो पूछ लेगा बताओ 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, जो बिहार से किसने जो है इसकी शुरुआत की थी, आपके झांसी से किसने शुरुआत की थी, या रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से अपनी जो है कमान संभाली थी इसकी रेवोल्यूशन की। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर्स भी जो कि अलग अलग पेपरों में आपके शामिल होता है, करंट अफेयर्स भी अगर आपने डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर दिया अच्छी तरीके से, क्योंकि करंट के पेपर सेकंड आपका मुख्य परीक्षा को पेपर थर्ड जो है टोटली करंट ओरिएंटेड है। तो अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ लिया तो ना सिर्फ वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाएगा बल्कि मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्या होगा, रेडी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह होगा कि अगर आपने मुख्य परीक्षा में डिटेल्स में पढ़ लिया, बाकी कुछ ऐसे विषय होते हैं मेंस में जो प्री में नहीं होते हैं, उसको बाद में करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग मेंस के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो पीसीएस के सभी विषय जो है आपके शामिल हो जाएंगे। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडल हिस्ट्री हो गया, ये आपके मेंस में नहीं होता है, और मेंस के कुछ विषय प्री में नहीं होते हैं, बस उसको आप अलग कर लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपके? तो सिलेबस को समझिए कि यार क्या क्या प्री में है, क्या क्या मेंस में है, क्या दोनों में कॉमन है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको तैयारी अब मेंस के साथ में करनी है। आप एक साल का क्या बनाइए, सॉरी एक साल का क्या बनाइए, आप टाइम बनाइए, क्या एक साल का, ठीक है। एक साल का आपका क्या होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए कि एक साल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। उसमें से एक साल में से लगभग 8 से 9 महीने, क्या 8 से 9 महीने आपके जो 8 से 9 महीने होते हैं, आपके 8 से 9 मंथ्स होते हैं, ये आपके कैसे होने चाहिए, मेंस के होने चाहिए, ठीक। और इसके अलावा जो आपका लास्ट का जो 4 महीना होगा 4 मंथ, ठीक है, ये 4 मंथ जो है होना चाहिए आपका किसका होना चाहिए, केवल प्री का होना चाहिए, केवल प्री का होना चाहिए। मेंस के आप नोट्स बनाइए 8 से 9 महीने में, और 3 से 4 महीने में आप जो है क्या करिए, केवल आप जो है क्या पढ़िए, 3 से 4 महीने केवल प्री पढ़िए, सॉरी, ठीक है। 3 से 4 मंथ आपको क्या पढ़ना है, केवल आपको प्री पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान क्या है। तो ये आपको रणनीति क्या करनी है, बेसिकली बनानी है, आपको मुख्य परीक्षा को अच्छे से पढ़ना है। और जब भी आप क्या करें पढ़ें तो आपको ये कोशिश करना है कि जो आपने चूंकि पहले से पेपर की एनालिसिस कर ली है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर आपको अपने टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, और कोशिश ये करनी है कि अगर कोई टॉपिक एक्स नाम का कोई टॉपिक दिया गया है, ठीक है, जिसके 4-5 बिंदु यहां पर लिखे गए हैं, ठीक है, ऐसे अब आप अगर इसको पढ़ रहे हो तो आप ये देखिए कि बेसिकली ये टॉपिक जो लिखा हुआ है, जो टॉपिक है यहां पर, इस टॉपिक में अगर आप एग्जामिनर होते, अगर आप टीचर होते, तो किस प्रकार के प्रश्नों को यहां से आप बनाते, कैसे बनाते प्रश्नों को। यानी कि अगर आपके भीतर क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना अगर आ गई है, अगर आप ये सोच ले रहे हैं कि इस टॉपिक से मैं इस प्रकार के प्रश्नों को बनाऊंगा, तो आप ये पाएंगे कि हां आप जो है ठीक ढंग से जो है प्रश्नों को टैकल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फैक्ट पर ही काम नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, आपको पृष्ठभूमि पर काम करनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दूसरे एग्जांपल के लिए, अगर आपके सामने कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, जैसे कि अब पैटर्न की बात करते हैं कि पैटर्न जो बदल रहा है कैसे करें। देखो कोई टॉपिक दे रखा है,
टॉपिक नंबर 1 जलियांवाला बाग हत्याकांड ही दे रखा आपके सामने। टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये टॉपिक दे रखा है। तो अगर भैया आप खाली प्री पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? खाली यही पढ़ लोगे यार कि इसकी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था, खाली एक डेटा पढ़ोगे और कहानी खत्म कर दोगे। उधम सिंह ने जो है फिर गोली मार दी थी डायर को, वगैरह वगैरह, 2-4 फैक्ट पढ़ के आप छोड़ दोगे इसको, इतना ही करोगे आप, है ना। लेकिन जब आप इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे भैया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कारण था, कारण क्या था इसके पीछे, ये आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्रित हुए थे। आपके सामने एक कारण आ गया कि ये कारण एक्स नाम का है, तो ये कारण आपके सामने आ गया कि अब एक्स कारण था, तो इस एक्स कारण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है। जनरल डायर ने गोली चला दी भैया, उसके बाद जांच बैठी इस पे, क्या बैठी? जांच बैठी इस पे। अब जांच बैठी तो इसमें कमेटी बनी, एक पूरी कमेटी, उस कमेटी में कौन कौन लोग सम्मिलित है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन क्या क्या रही हैं, ये आपको बेसिकली क्या करना है, पढ़ना है। यानी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो ना सिर्फ उस टॉपिक के बारे में फैक्चुअल डेटा को आप एकत्रित करेंगे, बल्कि उस टॉपिक के जो पृष्ठभूमि रही है, जो उसकी हिस्ट्री रही है कि कैसे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो क्यों हुआ, लोग यहां पर क्यों एकत्रित हुए थे, क्या इसके पीछे कारण था, अगर वो कारण था तो वो क्या था, बेसिकली कमेटी बनी तो क्या थी। जब आप इस तरीके से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप चीजों को कर ले जाते हैं। जैसे कि भूकंप अगर आप पढ़ते हैं तो खाली अगर आप भूकंप अगर आप पढ़ते हैं तो अब प्री में अगर आप खाली पढ़ेंगे भूकंप तो क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे भाई पी वेब क्या होती है, एस वेब क्या होती है, एल वेब क्या होती है, इतना खाली पढ़ के छोड़ देंगे। या भारत में भूकंप के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आप ये पढ़ के छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, जब आपको भूकंप पढ़ना है तो ना सिर्फ आपको भूकंप के फैक्चुअल डेटा पर काम करना है, बल्कि इसके अलावा भूकंप के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, भूकंप कहां कहां पड़ सकता है, भारत के अलावा वैश्विक स्तर पर कौन कौन से भूकंप क्षेत्रीय रोधी क्षेत्र हैं आपके, ठीक है, और भूकंप के लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं। यानी कि जब इसके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूछता है, खाली आजकल फैक्ट पीसेस नहीं पूछ रहा है, उसके कारणों को ही पूछता है। तो अगर कारणों को पूछता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ता है, तो आपको भूकंप के बारे में क्या करना, ऑपरेशन इसका कर देना है, ठीक है, और डिटेल्स में जानकारी आपको क्या करनी है, एकत्रित कर लेनी है। कई बार लोग कहते हैं कि आपको पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक पर, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पीएचडी नहीं करनी होती, हमें इतना नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी जरूर करनी है उस पर। मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि उन भूकंप के उन टॉपिक पर आप रिसर्च करने लगो जिससे आपके पेपर का संबंध नहीं है, लेकिन भूकंप के उन टॉपिक्स पर आपको पीएचडी जरूर करनी है जिस आधार पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह बात थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस कोचिंग संस्थानों के इस बड़े जो इंडस्ट्री में एक बात अक्सर कही जाती है, तो आपको खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ना है, पीएचडी इस टॉपिक पर नहीं करनी। ऐसे स्टेटमेंट अक्सर आपको टीचर्स के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा दिए जाते हैं। उनकी बात शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है उस पैटर्न के आधार पर अगर भूकंप से रिलेटेड कोई टॉपिक चर्चाओं में है तो उस टॉपिक पर आपको जरूर पीएचडी करनी है। यानी कि आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि उससे आयोग किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले आप गलत ना करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, और इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी, रेफरेंस बुक आपको जरूर पढ़ना होगा। खाली घटना चक्र पढ़ने से काम आपका नहीं बनने वाला है। या तो आपका बेसिक इतना अच्छा हो तो ठीक है, घटना चक्र से काम चल जाएगा, आरओ में, पीसीएस में बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए रेफरेंस बुक या फिर जिस कोचिंग संस्थान को आपने ज्वाइन किया हो वहां के अगर आप नोट्स और क्लासेस अगर अच्छी हैं तो वहीं से आपका काम जो है क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये बात आपको तय कर लेनी है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, पेपर पैटर्न कैसा ही हो, क्योंकि इस बार क्या था, लेंदी पेपर था। लेंदी पेपर क्यों था, क्योंकि कई सारे मल्टी स्टेटमेंट बना दिए उसने पेपर ने, कई सारे कारणों को पूछ लिया, कथन और कारण के प्रश्न पूछ लिया, ये कथन और कारण बताओ। अब अगर आपने अच्छे से उसको नहीं पढ़ा होगा टॉपिक को, तो आप कथन कारण के प्रश्नों को कर ही नहीं पाओगे, आप कूट वाले प्रश्नों को ही नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर्स में भी इसी तरीके से घुमा दिया, हालांकि जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था वहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले थे, लेकिन वो नहीं होया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक बात और महत्वपूर्ण, जो भी मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था कि एक जो चिंता, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तो चिंता तो अभी ये हो रही कि सर पेपर खराब हो गया। कुछ अभ्यर्थी क्या होंगे, आरओ पर लगे हुए होंगे,
तो आरओ पे लगे होंगे तो आरओ का भी एग्जाम फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि थंबनेल में हमने लिख रखा है कि आरओ का एग्जाम कब होगा। आरओ के एग्जाम की हम बात करते हैं, फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि मार्च से पहले आपका होने वाला है। अभी एग्जाम कैलेंडर आपका जनवरी 1 या 2 वीक में आने वाला है, वहां पर डेट्स आपकी मेंशन रहेंगी। तो अगर आपका आरओ का एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या करना है, इस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आरओ अभ्यर्थी जो प्री परीक्षा की तिथि को लेकर के परेशान हैं, उनको मैं बता दूं कि प्री परीक्षा की तिथि अभी आपकी नहीं घोषित हो रही है। अभी आप लोग को क्या करना है, प्रॉपर फोकस करना है, प्रॉपर जो है आपको हार्डवर्क करना है, और कुछ टाइम के बाद यानी कि जब आपका एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है बेसिकली आपको अपनी रणनीति को बनाना है। और आरओ की अभ्यर्थी प्री के साथ में आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी बेसिकली कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको जो है नहीं होगी। यह बात आपको विशेष तौर पर फोकस करना है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आरओ वाले अभ्यर्थी पीसीएस के साथ में कैसे तैयारी करें, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बदलते पैटर्न पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी रणनीति बनानी है और किस तरीके से आपको अपने पेपर को हल करना है, ठीक है। तो अब हमने आपको बता दिया कि टॉपिक को किस तरीके से आपको टैकल करते हुए चलना है। करंट अफेयर्स के पैटर्न को भी हमने चेंज कर दिया। आपने 2 दिनों में आपने मेरे करंट अफेयर्स को देखा होगा। मैं पहले वहां पर टॉपिक कराता हूं, टॉपिक में जो भी चीजें होती हैं उसको समझाता हूं, प्रयास करता हूं कि आप समझ जाओ, और उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी आपको समझाता हूं, और फिर उसके आधार पर, उस टॉपिक के आधार पर एक प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, और फिर हम लोग उसको हल करते हैं। उसके बाद में अंतिम में एक प्रश्न आपके प्री के लिए और एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिए मैं देता हूं वहां पर। तो आप उसको जरूर फॉलो करिए। खासकर यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं वह लोग जरूर से जरूर जो है हमारे डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ये बात समझ में आपकी आ रही है, ठीक है। चलो, तो अभी एक बात क्लियर हो गई कि भैया अब आपको क्या करना है, बेसिकली मेंस की तैयारी आपको, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपको क्या करनी है, साथ में करनी है। और जब आपका प्री होने वाला हो तो प्री के एग्जाम के पहले 3-4 महीने पहले आप लोग जो प्री प्लस मेंस पढ़ रहे होंगे उसको छोड़ दीजिए और खाली प्री पर ओरिएंटेड हो जाइए, यानी कि फैक्चुअल डेटा पर आप खाली काम करिए, कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट पर आप काम करिए, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान रखनी, कुछ इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और मेंस के लिए आपके जीएस में क्या होते हैं, जीएस में आपके 6 पेपर होते हैं, 6 कॉपी अलग अलग बना लीजिए। 6 कॉपी के पहले पेपर पर सिलेबस हर पेपर का जो है चिपका लीजिए, और शॉर्ट नोट्स जो है बनाना आप शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं दोबारा से एक बार वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है, या प्री के लिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मेंस में आप जो है नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको लिखेंगे और जो है प्रैक्टिस करेंगे, फ्लो डायग्राम बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इकट्ठित हो जाएंगे। जब आप मेंस के कुछ विषयों को कंप्लीट कर लें तो उसी के आधार पर आप जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चाहे तो किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लीजिए, या जो मैं प्रैक्टिस आपके लिए एक प्रश्न आपको देता हूं डेली, आप उन सारे टॉपिक पर भी आप जो है आराम से लिख सकते हैं। अभी हम लोग मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कशन किया करेंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हुआ करेंगे एग्जाम के पॉइंट से, उस पर भी हम लोग चर्चा किया करेंगे, ठीक है। वो फ्री इनिशिएटिव आपका चलेगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं, समझने हैं, उस पर आपको काम करना है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप समझ गए कि सर प्री के साथ में मेंस की तैयारी करनी है या मेंस के साथ में प्री की तैयारी करनी है। और इंटरव्यू जो आपका बचता है, ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू तैयारी बेसिकली अलग से नहीं होती है, ठीक है। जो नॉलेज वाली जो चीजें होती हैं वो आपको प्री प्लस मेंस करने के दौरान हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ पर्सनालिटी वाली चीजें होती हैं, कुछ आपकी पर्सनालिटी वाली होती हैं, वो बेसिकली आपको पहले से ही रेडी करनी होती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इंटरव्यू तैयारी पहले, फिर मेंस और फिर प्री, इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी कि आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या करना है, चेंज करना है। आपके बात करने का तरीका, आपके समझने का तरीका, पेशेंस, धैर्य, पॉजिटिविटी, ये सब चीजें आपके भीतर होनी चाहिए। आपके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब चीजें पहले से होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक पर आपकी सोच इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, आपके सोचने समझने का तरीका कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो अब बात करते हैं कि मानक कोचिंग संस्थान का चयन करें, बिल्कुल कर लें, और उसी के आधार पर जो नोट्स और जो क्लासेस होंगी आप उसको करें। कोचिंग संस्थान का चयन करने से बेहतर यह होता है कि आपकी तैयारी एक अच्छी हो जाती है और वो आपको सही दिशा निर्देशित कर सकते हैं। नहीं तो आप प्री पढ़ते चले जाओगे। कोचिंग वही आपको ज्वाइन करनी है जो मेंस के साथ में प्री कराए, जो खाली प्री प्लस मेंस अलग अलग कराए, वो कोचिंग आपको ज्वाइन नहीं करनी है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा, मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, और मानक पुस्तकों का अध्ययन जब करें तो वही मैंने आपसे बात कही कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है उन प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आप किताबों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को जब आप क्लियर करेंगे, जो उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जब आप उसको देखेंगे तब जाकर के आप जो प्रश्नों को जो वर्तमान में हो रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ, पहले दिवस पूछ लेता था कि बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप तुरंत फट से उत्तर दे देते थे 5 जून को।
इस बार क्या किया, कई सारे दिवस दे दिया और कह दिया कि बताओ इसको कालक्रमानुसार बताओ इसको। ये सब चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स क्लास में समझाई थी। मैंने आपसे यह भी कहा था कि अलग अलग आंदोलन, अलग अलग योजनाएं, उनका कालक्रम पूछ लेता है। आप लोगों ने नहीं किया होगा। आप खाली उज्ज्वला योजना कब शुरुआत हुई थी उसके बारे में जानते होंगे। आप प्रैक्टिस करिए, मोर देन प्रैक्टिस करिए कि अगर कई सारी योजनाएं अगर आपके एग्जाम में पूछ ली गई हैं तो उन योजनाओं को क्रमवार हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में दोनों क्रमों में कैसे व्यवस्थित करेंगे। और ये आएगा आपके प्रयास से और ये आएगा आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से। यानी कि जब विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पढ़ोगे और ये योजनाएं अगर आप मेंस पहले से तैयारी कर रहे होगे तो वहां पर मेंस में आप योजना वगैरह को लिखोगे, आएगा ही आएगा आपके प्रश्नों में, तो वो सब धीरे धीरे करके क्या होगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा और आप आराम से कर ले जाओगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ना सिर्फ आपको प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है, बल्कि अगर क्रम अनुसार लिखने के लिए आ गया तो कैसे उसे व्यवस्थित करोगे, अगर आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए आ गया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। और अलग अलग प्रकार से अगर मिलान वाले प्रश्न अक्सर देखते हैं, मिलान वाले, इसमें भी गलती होती है। कूट के फॉर्म में, कथन कारण के फॉर्म में गलती होती है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट अगर आपने दोनों पर काम किया है तो पैटर्न कैसा ही हो जाए, क्यों कैसा हो जाए, क्योंकि 80 85 90 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। 60 70 60 प्रश्न आपको लगभग नहीं करने होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत कठिन लगेंगे, आपको उस पर जोर नहीं देना है, दिमाग नहीं लगाना है आपको बस मोस्ट बमुश्किल आपको जो है 80 85 से 90 से नंबर तक आपको लेके आने, 90 क्वेश्चन तक आपको करने हैं, बाकी आपको नहीं करने हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे चीजों को, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट पर आप काम करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप पेपर पैटर्न को पकड़ ले जाएंगे और आप चीजों को ठीक से कर लेंगे। दूसरा, प्रश्नों को खुद से फ्रेम करें, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पेपर जो पैटर्न बदल रहा है उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि जब भी कोई भी थ्योरी आप पढ़ें तो खुद से आप सोचें कि अगर इस टॉपिक पर अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं टीचर होता तो मैं कैसे प्रश्नों को बनाता। ठीक है, आपने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा तो भारत छोड़ो आंदोलन पर किस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे गए हैं आपको वो पता होने चाहिए, और अब दोबारा से प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक दिया गया है तो करंट अफेयर्स में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आज ही हमने आपको कराया कि अभी कोलकाता में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की दवाइयां जब्त की गई हैं। अब ये न्यूज है, हेडलाइन में है। अब आप कहोगे सर इसमें कैसे प्रश्न पूछेगा, हक्का बक्का हो, अरे बाप कैसे पूछेंगे, ये पता होना चाहिए। उस स्टोरी को पढ़ो आप कि कोलकाता में अगर 6.6 करोड़ के लगभग आसपास की दवाइयां पकड़ी गई, नकली दवाइयां, ठीक है, तो छापेमारी के दौरान तो उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसमें पाएंगे कि जो छापेमारी की है वो किस संगठन ने की है, तो वो संगठन जिसने छापेमारी की वो संगठन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस संगठन का मुख्यालय कहां पर है, उस संगठन के अध्यक्ष कौन है, उस संगठन का निर्माण कब किया गया था, यही फैक्ट आपसे पूछ लेगा। लेकिन आप खाली छापेमारी न्यूज देकर के उसको हटा दोगे, नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से उस न्यूज की एनालिसिस करनी है। और न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, या डेली मॉर्निंग में जो मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं उसको अच्छे से आप लोग देखा करिए, ठीक है। और क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि अगर करंट में कोई टॉपिक है तो उस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं, या सामान्य धन जीएस का कोई टॉपिक है तो उस पर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अगर आप एग्जामिनर होते तो कैसे प्रश्न को बनाते, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख लिया तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है पीसेस के पैटर्न को पकड़ ले जाएंगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत जो है देखने को बेसिकली आपको क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, हर विषय की केवल एक ही मानक पुस्तक पढ़ें। आप लोग क्या काम करते हैं, 72 किताब ले आते हैं, यहू राइटर वहू राइटर, लाल किताब, नीली किताब, पीली किताब, ये सारा स्वत, वो सारा स्वत, फला राइटर, ढिमका राइटर, भैया ने बताया तो ले आए, बहनी ने बताया तो ले लिया, फला सर ने बताया तो ले लिया, फला कोचिंग के डॉक्टर ने बता दिया तो ये बता दिया, फला आईएएस अधिकारी उन्होंने बता दिया तो ले लिया, फला भैया अभी हाल ही में एसडीएम हुए, रैंकर हैं, टॉपर हैं, उन्होंने बताया वो ले लिया। नहीं करना है यार ये सब काम फालतू। आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। हर विषयों की मानक पुस्तकें हैं, पुस्तकों के बारे में ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप खोजिएगा यूट्यूब पर मिल जाएगा। उन्हीं पुस्तकों को आपको पढ़ना है और उन्हें मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है, बस बात खत्म हो गई। दिमाग काहे लगाना आपको ज्यादा, लेकिन नहीं, आप हर विषय की 10-10 किताबें पढ़ोगे भाई साहब, नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है और मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा समसामयिक मुद्दों पर समझ विकसित करें। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, कई बार आप लोग एक गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करंट अफेयर्स को लेकर कह रहा हूं। यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। और गलती कहां करते हो मैं आपको बताता हूं, और गलती पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसे पैटर्न बदलता रहेगा। गोलगप्पे जैसे बैठे रहोगे, हाय हाय करते रहोगे, कुछ नहीं होगा, 10 साल बीत जाएगा, शादी की उम्र बीत जाएगी, सदियों नहीं होगी, लड़की नहीं चूज करेगी। देखो सीधी सी बात है, लड़कियों को चाहिए भैया आजकल गवर्नमेंट जॉब,
मतलब सबको नहीं चाहिए, सॉरी, इस पर अंथा मत लीजिएगा, लेकिन मोस्टली खासकर उत्तर प्रदेश, एमपी और बिहार का जो एरिया है वहां पर बेसिकली जो है क्या कहते हैं, मैं लड़कियों की गलती भी नहीं कहता, उनके माता पिता को दरअसल गवर्नमेंट जॉब चाहिए होता है आजकल, खासकर मोस्टली लोगों को, ठीक है। नौकरी नहीं पाइएगा ना तो बैठे रह जाइएगा, जैसे कि मैं बैठा हूं अभी तक, ठीक है। तो सरकारी नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं होगी, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल मैं हूं, सही बता रहा हूं। चलो, आप सोच रहे होगे सर ने तो टेंशन दे दिया यार, बताओ शादी नहीं होगी, ठीक है। पढ़ लो, मेरी वास्तविकता है भाई, गवर्नमेंट जॉब बहुत जरूरी हो गई आजकल। हालांकि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर काम कर पाएंगे, शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो स्थिति क्यों आए, है ना, वो स्थिति क्यों आए कि आप गवर्नमेंट जॉब ना करें। अगर आप मेहनत करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, सीधी सी बात है ना। वो स्थिति उत्पन्न ही ना हो कि ना टेंशन लेना पड़े आपको। बात सिर्फ शादी की नहीं है, बात अलग अलग चीजों की है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके माता पिता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं आपसे होंगी, एक लंबा जो है पैसा आपको दे रहे होंगे, एक बड़ा अमाउंट आप पर खर्च कर रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं किसान होते हैं, किसान में किस तरीके से पैसा आता है आप सभी लोग जानते होंगे। फसल बिकती है तो आता है, फसल बर्बाद होगी तो सब बर्बाद हो जाता है। बड़े दुश्वारियों से पैसा एक किसान अपने बेटे को देता है, मजदूर अपने बेटे को देता है, अपनी बेटियों को देता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, वो स्थिति बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने दें कि जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। तो शुभकामनाएं, बाकी कोई दिक्कत हुआ अगर तो आप मुझसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा था समसामयिक करंट अफेयर्स की। यहां पर आप गलती करते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि यूपीएससी, क्या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आईएएस के एग्जाम, ठीक है, सिविल सर्विसेज का, और पीसीएस का एग्जाम, यूपी पीसीएस का, यहां पर करंट अफेयर्स का योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भाई साहब। और यहीं पर आप गलती करते हो। क्या गलती करते हो? फला वाली एक किताब आती है, लास्ट में आ जाती है, वही पढ़ लोगे, वही पढ़ के तुम राजा बन जाओगे। भाई साहब नहीं करना है। कान, दिल, आंख, नाक सब खोल के सुन लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि फला वाली किताब ये आ जाएगी लास्ट में और वही पढ़ के आप राजा बन जाओगे, नहीं करना है गलती। यह गलती क्यों नहीं करनी, क्यों करनी है, कर देते हो आप, और क्यों नहीं करनी, इस पर हम बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ आरओ की ही तो तैयारी नहीं कर रहे हो ना भाई, आप खाली एसएससी बैंकिंग तैयारी थोड़ी ना दे रहे हो, आप तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। और आरओ में भी भैया खाली लास्ट में किताब पढ़ोगे नहीं कर पाओगे आरओ वाले, ध्यान रख लेना इस बात का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं न सिर्फ आपके प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं बल्कि मेंस में भी तो पूछे जाते हैं भैया। तो खाली प्री के राजा बनना है क्या आपको? प्री के शहंशाह बनना है भाई? क्या नहीं बनना प्री के शहंशाह, आप लोग प्री के टॉपर बनते हो, गलती यही करते हो। यहां पर आपको मेंस में भी लिखना है और मेंस में भी करंट के इश्यूज आपको पेपर सेकंड से लेकर पेपर थर्ड तक आपको देखने को मिलते हैं। बड़ा स्तर होता है करंट अफेयर्स का। पेपर फर्स्ट में भी आता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। सो इंडियन सोसाइटी में विमेन इंपावरमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गया आपका। इसके अलावा पेपर सेकंड आईआर से लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के अलग अलग टॉपिक पर आपके खूब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने करंट के टॉपिक को डिटेल्स में अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, उस पर आपने लेखन शैली नहीं की है, तो आप बताइएगा कि क्या प्री क्वालिफाई होने के बाद भैया क्या आप कर पाओगे? और पहली बात तो प्री में ही नहीं कर पाओगे, प्री में ही करंट अफेयर्स आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खाली फैक्ट पढ़ के जाओगे और भैया 10 दिन में आप 15 दिन पहले एक किताब आती है, फेमस किताब है, सभी लोग जानते होंगे, मैं उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं फायदेमंद नहीं है फायदेमंद, लेकिन उतना कर लेने से आप मुख्य परीक्षा को नहीं कर पाओगे। प्री चलो एक बार को हो गया, लेकिन फिर मेंस नहीं कर पाओगे और प्री भी नहीं कर पाओगे कि उससे सब क्वेश्चन हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे। तो इसलिए दैनिक रूप से करंट अफेयर्स आपका पढ़ना क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि जब तक आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप बदलते पैटर्न को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो फैक्ट पूछ ले रहा है। जैसे कि दिवस पूछ लिया, कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, अंतिम में, साल के अंतिम में सारे दिवस पढ़ रहे हो। भाई साहब 10 दिन में क्या क्या दिमाग में बिठा लोगे यार? अब आप लोग खुद बताओ यार कि अंतिम 10, 15, 20 दिन में आप सभी दिवसों को, सभी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यासों को, सभी प्रकार के जिनके भी मृत्यु निधन हुए हैं और बाकी अलग अलग जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या आप 10, 15, 20 दिन में क्या आप उस मैगजीन से कर ले जाओगे क्या? मतलब मैं नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या 32-35 प्रश्न जो आते हैं और उसके अलावा जो सभी घटनाएं होती हैं लगभग 250-300 पेज होते हैं, क्या सभी को आप रट ले जाओगे? नहीं पॉसिबल है भाई साहब। और वहां रट ले गए तो फिर मेंस में क्या कीजिएगा आप लोग? 3 महीने में, 3.5 महीने के बाद मेंस हो जाता है प्री के बाद, वहां पर आपको 20-22 सब्जेक्ट पढ़ने प्लस करंट अफेयर्स रेडी करना है, क्या कीजिएगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दैनिक रूप से आपको जो है करंट अफेयर्स क्या करना है, पढ़ना है। अगर आप दैनिक रूप से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, चीजें आपके सामने नहीं सही रहेंगी। तो आज से आपको ध्यान रखना है
कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या? डेली करंट अफेयर्स। कहां से पढ़ना है ये आप तय कर सकते हैं। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम पर 8 AM पर सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स कराता हूं, वहां पर आप लोग डिटेल्स में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से पढ़ सकते हैं। बहुत फायदा होगा, वहां पर मैं कई सारी चीजें आपको बताता हूं, समझाता हूं। 15-20 दिन आप मेरा करंट अफेयर्स पढ़ के देखिएगा, आपको न सिर्फ करंट अफेयर्स रेडी होगा बल्कि जीएस के बहुत सारे प्रश्न भी आपके क्या होंगे, वहां से रेडी होंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आपकी वहां से हो जाया करेगी। तो ये आपको बेसिकली क्या करना है, फॉलो करना है। यानी कि अब आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि अब जो है करंट अफेयर्स आपको डेली करना है। डेली करेंगे तो क्या होगा, हर एक टॉपिक आपका होता रहेगा और इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी बेसिकली मैं आपको कराता हूं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर भी आपकी क्या करनी है, आपको पकड़ बनानी है और वहां पर भी आपको जो है चीजों को देखना और समझना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो अब से करंट अफेयर्स आपको डेली करना है, क्योंकि भैया प्री में जो है, प्री की बात करता हूं 30 से 35 प्रश्न आपके आते हैं। 30 से 35 प्रश्न, एक बड़ा जो है कंटेंट आपके लिए होता है करंट अफेयर्स का प्री में। अगर आपने डेली नहीं किया है, अंत में किया है, तो आप नहीं कर पाओगे। और करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे तो जीएस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जीएस तो पता नहीं कैसे पूछता है वो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है और कूट के फॉर्म में करंट अफेयर्स रेडी करना है, जैसा कि अभी हमने करना है शुरू करा दिया है। हालांकि इसके पहले भी, 1 जनवरी के पहले भी जो मैं करंट अफेयर्स कराता था उसमें मैं भले ही एक स्टेटमेंट देता था, लेकिन अब मैं जो है कूट के फॉर्म में बना रहा हूं प्रश्न प्लस फैक्ट के फॉर्म में बना रहा हूं। तो आपको दोनों तरीके से आपको प्रश्नों को देखना है, समझना है। ठीक है, व्याख्या मेरी पहले भी इंपॉर्टेंट होती थी, आज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो उसको देखिएगा आप लोग। यानी कि अच्छा, इसके पहले जो भी हाल ही में पेपर हुआ है, यानी कि 22 नवंबर को, उसको एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा कि कहां से कैसे कैसे प्रश्न बना रहा है, वो किस प्रकार से प्रश्न बना रहा है। विगत और 2-4 साल के प्रश्नों को देख लीजिएगा कि पहले कैसे बनाता था, अब कैसे बना रहा है, कैसे मॉडिफाई कर रहा है। इसके आधार पर करंट अफेयर्स और जीएस की आप तैयारी करिएगा, आप पाएंगे। और प्लस मेंस के साथ में प्री तैयारी करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको अलग तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, और आरओ अभ्यर्थी आपके पास समय है, आप चाहे तो पीसीएस का बैच जो डिकोड पर चल रहा है उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपका एग्जाम आरओ वाला का अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए, कमेटी मीटिंग रिपोर्ट अभी नहीं आई। दूसरा, लेखन शैली पर विशेष ध्यान दें, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेखन शैली नहीं करते हैं, रट्टू तोता बनते हैं, आप ये सोचते हैं कि प्री के बाद आप लेखन शैली करेंगे यानी कि आंसर राइटिंग करेंगे, ये आपका तरीका गलत है। लंबे लंबे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो है पैसा पे करने वाले लोग दरअसल आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। यही सबसे क्या होता है, घातक होता है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी आप करो, वहां पर सभी प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। जब आप प्रश्नों को लिखने की कोशिश करते हो, उसके उत्तर को लिखने की कोशिश करते हो, तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाता है। कहीं ना कहीं जो चीजें आपके दिमाग में रहती हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं और वो चीजें लंबे समय तक क्या रहती हैं, याद रहती हैं। तो अगर लेखन शैली करोगे तो ना सिर्फ आपके मेंस में आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, बल्कि सभी कॉन्सेप्ट क्या होंगे, आपके दिमाग में जाएंगे और फिर पेपर कैसा ही बना लेगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ऐतिहासिक कारण पूछ ले रहा है, फैक्ट नहीं पूछ रहा है, कूट के फॉर्म में ऐतिहासिक कारण पूछ लेता है, उसका रीजन पूछ ले रहा है, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है वो पूछ ले रहा है। और ये तभी तैयार होगा जब आप मेंस की तैयारी करोगे और उस मेंस के टॉपिक को लिख करके देख लोगे, तब आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट क्या होगा, आपका दोनों रेडी हो जाएगा। फिर पेपर कैसा ही बना ले आयोग, आप उसको कर ले जाओगे। तो यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि आपको अच्छे तरीके से चीजों को करना है, यह बात आप ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि लेखन शैली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन एंड अवेयर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि आरओ में, मतलब आरओ में पीछे बहुत पढ़ना होता है, कमरा बंद कर लेंगे अपना, एकदम दिन भर घुसे रहेंगे। भाई साहब, वॉशरूम उसी कमरे में रहता है, उसी में वॉशरूम जाना, उसी में पढ़ना, खाना खाना, टिफिन आएगा, ऐसा नहीं पढ़ना है आपको। आपको थोड़ा सा सोशल रहना है। यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि पीछे साइज में बहुत पढ़ना होता है। बहुत नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम पढ़ना होता है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। ध्यान रखिएगा, इस टर्म को मैं जरा यहां पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि कई बार आपके दिमाग में क्या होती है, चर्चाएं रहती हैं, कितने घंटे पढ़ें और फलाना ढिमका। इसको जरा ध्यान रखिएगा कि सिविल सर्विसेज में, पीसीएस में और यूपीएससी में क्या होता है, भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, भ्रम है बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है, यह क्या है, भ्रम है। रियलिटी क्या है, सही क्या है, सही यह है, बहुत नहीं बल्कि बहुत कम पढ़ना होता है। क्या, बहुत कम पढ़ना और बहुत बेहतर पढ़ना, सॉरी, देखो
या बहुत बेहतर पढ़ना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप क्या करते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत नहीं पढ़ना है। आप देखो एक बात ध्यान रखना, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है और जितना आप पढ़ रहे हो उस पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी है और स्मार्ट तरीकों को फॉलो करना है। हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क का जो कंसंट्रेशन है आपका वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट तरीकों को फॉलो करना है, इंटरनेट का खूब इस्तेमाल करना है आपको, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं, फेसबुक पर जो है वो नहीं मूवी देखने के लिए। मैं कल लाइव था अपने चैनल पर, तो मैं वहां पर कह रहा था कि आप लोग फेसबुक पर जाते हो, स्क्रॉल करते हो, तो वहां पर जब वीडियो वाले पे उस पर टैब पे क्लिक करते हो तो वहां पे क्या होता है, मूवीज की छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं। अब आप वो क्लिप्स देखते हो, क्लिप्स जैसे मूवीज की फेसबुक देखते हो, आपको मजा आ जाता है, यार ये क्या मूवी है। फिर आप क्या करते हो, तुरंत यूट्यूब पर सर्च करते हो, नेटफ्लिक्स पर सर्च करते हो, जो जो आपके अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सर्च करते हो, उसको देखते हो, 2.5-3 घंटा चला गया आपका यही। या फिर अगर नहीं भी सर्च करते हो तो भी फेसबुक पे ही स्क्रॉल करते रहते हो, अलग अलग मूवीज के पार्ट पड़े होते हैं। कई लोग तो पुष्पा 2 को भैया फेसबुक पर देख डाले, हाँ, अलग अलग क्लिप्स देख करके, गजब आदमी भाई साहब, और सारी क्लिप्स पड़ी है 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की है, सब देख डालते हैं। ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। सोशल साइट्स का इस्तेमाल करिए लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। उस पर अलग अलग मिनिस्ट्री के साइट्स होते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर अलग अलग मिनिस्ट्री के साइट्स होते हैं, आप उनको लाइक करिए, उन पर इंफॉर्मेशन आती है, उनको कलेक्ट करिए, ठीक है। ये मत करिए, ओके। तो बहुत कम पढ़ना है और बहुत बेहतर पढ़ना है, इस पर आपको फोकस करना है। बहुत नहीं पढ़ना होता है कि एक एक विषय की आप 10-10 किताबें ले आओ, ये आपको काम प्लीज नहीं करना है, ठीक है। पेपर पैटर्न जो बन रहा है, पेपर पैटर्न को समझिए, उस पर काम करिए, उसके आधार पर अपनी तैयारी करिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ चीजें आपके सामने क्या हुई हैं, बेहतर ढंग से हो गई हैं। तो ये बात अब आपको ध्यान रखनी है कि बहुत आपको नहीं करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, और ये नहीं कि कमरे बंद हो जाना एकदम से। आपके जो भी दोस्त यार मित्र हों उन पर फोन कॉल पर या जब भी आप मिलिए कभी 2-4 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए, तो डिस्कस क्या करिए, कोई टॉपिक चर्चाओं में है, वन नेशन वन इलेक्शन पे 4 दोस्त बैठे हैं, आप उनसे कहो कि भाई आपकी राय इस पर क्या है, आपकी राय इस पर क्या है, आपकी राय इस पर क्या है। तो एक ब्रॉड जो है लेवल में आपको जो है उस पॉइंट पर समझने और सुनने का मौका मिलेगा। पब्लिक स्पीच में विषय आते हैं, AR न्यूज पर कई सारे प्रोग्राम आते हैं, उस पर जो है चर्चाएं होती हैं अलग अलग विषयों पर। तो इन पेपर्स को, न्यूज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ा करिए, इन पर क्या होगी, आपकी समझ विकसित होगी और आप फिर प्रश्नों को आप कर ले जाएंगे। तो डिस्कशन बहुत जरूरी है, पेपर पैटर्न के बदलते स्वरूप के लिए जरूरी हो जाता है कि आप आपकी जो अपनी दुनिया एक आपने बना ली है कमरे वाली, उससे बाहर निकलिए, थोड़ा सा सोशल रहिए, टॉपिक पर आप लेखन शैली करिए, अपने अपने उत्तर को लिखिए और अलग अलग अपने दोस्तों को देखिए कि यार तुम मेरी कॉपी चेक कर दो, तुम मेरी कॉपी चेक कर दो। तो अलग अलग लोगों की कॉपी आप देखोगे, समझोगे, जानोगे, तो वहां पर आपको बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप डिस्कशन जरूर करना है। प्री के एग्जाम होने वाला है तो भी आप पूछिए कि भाई बताओ यह टॉपिक कैसे कैसे क्या कर रहा है, कैसे कैसे डिस्कस करना है। तो फैक्ट भी आपकी याद हो जाएंगे। कई बार आप पेपर में फैक्ट को गलत कर जाते हो, तो जब पूछोगे तो क्या होगा, याद रहेगा, सामने आपको बताएगा तो भी आपको याद रहेगा। तो प्री वाले पर भी आप डिस्कस किया करिए अपने मित्रों से, और इसके अलावा जो है मेंस के लेवल पर भी आप लोग डिस्कस किया करिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, मेंस के साथ में प्री की तैयारी करेंगे, 1 साल का शेड्यूल बनाइए और उसके आधार पर अपनी तैयारी करिए। आरओ अभ्यर्थी जिनका फोकस आरओ पर है, वो लोग भी चाहे तो पीसीएस की तैयारी के साथ साथ में आरओ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए पीसीएस जो है आपका बैच डिकोड एग्जाम पर चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स के नाम से, जहां पर इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहां पर दी गई है। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं या एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। शेड्यूल आपको दिया जाएगा, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, डेली क्विज आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। मेंटरशिप आपको दी जाएगी, मेरे द्वारा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लासेस और बाकी सारी चीजें अलग से यहाँ पर आपको दी जाएंगी। बहुत सारी चीजें दरअसल आपको यहाँ पर दी जाएंगी। तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आरओ अभ्यर्थी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अभी, क्योंकि आपका एग्जाम आरओ वालों का लगभग मार्च के बाद होगा, तो ऐसे समय में वो प्री का बैच ज्वाइन कर सकते हैं और प्री के साथ में आरओ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक मेंस, केवल मेंस के होंगे, वो वाले आरओ वाले अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा, उनको आप बाद में कर लीजिएगा। जो आरओ और पीसीएस दोनों में कॉमन होते हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा। आपका जो है आपके सामने फिर 2 ऑप्शन खुल जाएंगे 2025 में, एक आरओ वाला भी खुल जाएगा ऑप्शन, एक पीसीएस का भी ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो आप चाहें तो आरओ वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, या इसके लिए नीचे यहां कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं ऑफिस के, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई शंका है आपके मन में, तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए यानी कि किसी भी जिज्ञासा के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म के लिंक को आप लोग क्या करिएगा, फिल करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। फिर कुछ दिन बाद जो है जब भी समय मिलेगा
ठीक है, तो मैं आपको कॉल करूंगा और वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीजें करनी है और यहां पर मेंस के साथ में आपको प्री की तैयारी कराई जाएगी, बदलते पैटर्न के आधार पर तैयारी कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और जैसा जैसा हमने आपको बताया कि आपको ऐसा ऐसा पढ़ना है, एक पेपर वगैरह भी आप जरूर पढ़ा करें। नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा करंट अफेयर्स आप लोग जरूर देखा करिए। इंपॉर्टेंट जो मैं आर्टिकल्स आपको कराता हूं वो देखा करिए। मैं आपको सब कुछ बताता रहता हूं कि जीएस में कैसे प्रश्न बनेंगे आपके, करंट में कैसे प्रश्न बनेंगे आपके, किस तरीके से आपको रेडी करना है। तो बदलता जो पैटर्न है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मैं पीसीएस मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया करूंगा आपसे बीच बीच में, तो वो भी आप लोग देखा करिएगा, क्या करिएगा, वो आपको प्री भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और जो कुछ पढ़ें उसको थोड़ा सा लिखने पर भी ध्यान दें, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। 5-6 कॉपी आप बना लीजिए मेंस की, उस पर प्रैक्टिस करिए और बाकी पीवाईक्यूज साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यूज को नहीं करोगे, सिलेबस को नहीं समझोगे, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो पीवाईक्यूज के आधार पर, सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करिए और जो भी न्यूज चर्चाओं में रहा करिए उसको करंट के पॉइंट से पढ़िए और उसी करंट के पॉइंट को आप जो है जीएस से क्या करिए, कोरिलेट के लिए, यानी कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसको जो है डायनेमिक से और डायनेमिक पोर्शन को आप स्टैटिक पोर्शन से क्या करिए, कोरिलेट करते हुए चलिए। आप बदलते पैटर्न को पकड़ ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और शुभकामनाएं हैं कि अगला जो वर्ष हो वो आपको असफलताओं का ना हो, यानी कि वर्ष 2000 जो आपका 25 है यही आपके लिए सफलताओं का हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मेरा पूरा सपोर्ट है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर्स पे ऑफिस के, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर, या आप जो है किसी भी थ्रू से आप मुझसे कमेंट करके भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग बैच को ज्वाइन करिए, नहीं बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, मुझसे बात करिए, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, लेकिन अपने तरीकों को थोड़ा सा बदलिए। नहीं तो आप हर बार यही कहेंगे कि सर पेपर पैटर्न बदल रहा है, बदल रहा है। आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आप अपने आप को नहीं बदलोगे, लेकिन पेपर पैटर्न बदल रहा है, बदल रहा है, ये हो हल्ला करते रहोगे और ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करोगे। तो प्लीज थोड़ा सा भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए। बेसिकली आप आयोग से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका तो काम ही बदलना है। ठीक है, तो आप उसके अनुसार बदल लीजिए, नहीं तो वही होगा कि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। नोकिया से पीछे जो कंपनियां थी वो आगे निकल गई, नोकिया जो कि बहुत आगे था वो क्या हो गया, पीछे चला गया। तो वो स्थिति आपको बेसिकली नहीं करनी है। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, 2025 आपकी सफलताओं का हो, आपकी उम्मीदों का हो, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने वाला हो। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आगे बढ़ा दीजिएगा। और आरओ मैंने फिर से कह रहा हूं, आपका एग्जाम फिलहाल अभी नहीं होने वाला है, अभी कमेटी की रिपोर्ट शायद अभी तक सबमिट नहीं हुई है, उसके बाद देखते हैं कब होगा। शायद अभी जो कैलेंडर आने वाला है आपका जनवरी 1 या 2 वीक में पीसीएस का, उसमें शायद आपकी एग्जाम डेट होगी, या हो सकती है सीटें अभी भी आरओ की आपकी आरक्षित कर दी जाए, ऐसा भी संभावित हो सकता है। तो अभी अच्छा, आरओ वाले प्री प्लस मेंस दोनों पढ़िएगा आप लोग भी, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरओ वाले अभ्यर्थी पीसीएस का बैच और मतलब आरओ का बैच भी डिकोड एग्जाम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आगे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। आरओ की स्टडी दिवाकर सर करा देंगे, अगर नहीं कराएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।